हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत करता हूं ऑल इंडिया एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की जो परिचर्चा है वह है रामचरण शर्मा को लेकर के, जो स्टेट पीसीएस, विभिन्न स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए क्या है स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। तो इस पुस्तक का हम लोग, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस पुस्तक का हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस सबसे पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि इसमें कौन सी कमियां हैं और यह जो पुस्तक है वह यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए कितना कारगर है, कितना काम आने वाला है, कि क्या यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, किस हिसाब से यह सारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, इनको हम लेकर के आज चर्चा पे आपके उपस्थित हैं। तो देखते हैं आज की इस चर्चा में सबसे पहले बात आती है कि रामचरण शर्मा की पुस्तक हमें क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे पहले आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं, फिर आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इतिहास लेखन की पद्धति होती है, हर एक का अलग अलग दृष्टिकोण है। कोई नारियों के इतिहास को लिखता है, कोई मजदूरों के इतिहास को लिखता है, कोई राजा महाराजाओं के इतिहास को लिखता है। तो वह इतिहास क्या कहला गया? राजा महाराजाओं वाला इतिहास राजनीतिक इतिहास कहलाया। नारियों के बारे में जो इतिहास लिखा गया वह नारीवादी इतिहास कहला गया, महिलावादी इतिहास कहला गया। और क्या है, मजदूर वर्गों के लिए जो इतिहास लिखा गया वह कहला गया सबाल्टर्न, किसानों को, मजदूरों को लेकर के इतिहास लिखा गया। हर एक का कहने का मतलब यह है कि हर एक का जो है दृष्टिकोण अलग अलग होता है और उसी अलग अलग दृष्टिकोण से इतिहास लेखन भी होता है। कोई संस्कृति को लेकर के इतिहास लेखन करता है, वो सांस्कृतिक इतिहास हो, उसमें कला, धर्म और साहित्य को लेकर के बातें होती है। जब हम स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी में आते हैं तो हमको इन सारे इतिहास लेखकों को सबको पढ़ना होता है और सबको कंपाइलेशन करके क्या बनाना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है। तो इसे आप समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले आया अपने पास में औपनिवेशिक इतिहास। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत का इतिहास जो है लिखा। तो अंग्रेज जब आए तो उनका जो इतिहास लेखन था वह कहलाता है क्या? औपनिवेशिक इतिहास लेखन। उन्होंने बताया कि भारतीय जो है प्रशासनिक दक्ष नहीं थे, वो बर्बर थे। उनको पहनने का, बोलने का, वेशभूषा, चलने का, रंग ढंग, किसी भी तरीके का कोई क्या था, नॉलेज नहीं था, उन्होंने बताया। फिर आए राष्ट्रवादी इतिहासकार। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसका विरोध किया और कहे कि ऐसा नहीं है, हम जो लोग हैं वे लोग क्या हैं, हम प्रशासनिक दक्ष थे। अशोक को देख लो, हमने अलग अलग नियम बनाए थे। अर्थशास्त्र को देखो, चाणक्य के अर्थशास्त्र को देख लो, हमने नए नए नियम बनाए थे। इन्होंने उनका विरोध किया। तो इस तरीके से इतिहास लेखन की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो उसके बाद मार्क्सवादी आ गए। फिर उन्होंने कहा कि इनमें कमियां थी, राष्ट्रवादियों में ये कमियां थी कि उन्होंने मजदूर वगैरह लोगों को नहीं दिया, भारत के गौरव पर बल दिया, संस्कृति उपलब्धियों पर बल दिया। तो इनका विरोध करके मार्क्सवादी आए। फिर धीरे धीरे इतिहास का जो है चरण बढ़ता गया और आज भी निरंतर बढ़ रहा है। मैंने इसके मुख्य को चर्चा की है, तो एक एक को थोड़ा से अच्छे से आपको बता देता हूँ मैं इसको। ठीक, आप, मैंने बताया औपनिवेशिक इतिहास लेखन क्या था। ये जो है भारतीय इतिहास को यूरोपीय दृष्टिकोण में देखना सिखाता है। जेम्स मिल है इसके प्रमुख इतिहासकार, विंसेंट आर्थर स्मिथ, ये लोग प्रमुख इतिहासकार हैं। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इनका विरोध किया और भारत के गौरव, संस्कृति एवं उपलब्धियों पर विशेष बल दिया। सिर्फ उन्हीं पे, बाकियों को इन्होंने छोड़ दिया, इन्हीं पर ही विशेष जोर दिया। इसमें है सीआर मजूमदार, केपी जायसवाल और जदुनाथ सरकार, इनका नाम उल्लेखनीय है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन समाज, अर्थव्यवस्था और वर्ग संघर्ष एवं उत्पादन पर क्या देते हैं, विशेष जोर देते हैं। इनमें है डीडी कौशाम्बी, रामचरण शर्मा, डीएन झा और इरफान हबीब, इतने लोग क्या हैं, प्रमुख हैं। सबाल्टर्न में देखिए, सबाल्टर्न इतिहास लेखन में किसानों, मजदूरों एवं अन्य जनता के इतिहास पर विशेष जोर दिया जाता है। इनमें है आपके रंजीत गुहा, साहिद अमीन, ज्ञानेंद्र पांडे, इनका नाम उल्लेखनीय है। नारीवादी इतिहास लेखकों की हम बातें करें तो महिलाओं की भूमिका को लेकर के इनमें चर्चा की जाती है और स्थिति एवं अनुभवों का अध्ययन किया जाता है, महिला इतिहास होता है।
इसमें है उमा चक्रवर्ती और कुमकुम रॉय, इनका इतिहास लेखन, नारीवादी इतिहास लेखन। सांस्कृतिक इतिहास लेखकों की हम बातें करें तो ये लोग देते हैं धर्म में, कला में, साहित्य में एवं संस्कृति के विकास पर विशेष जोर देते हैं। इसमें है एल बॉशम और रोमिला थॉमस। हम किसकी बातें करने वाले हैं? हम बातें करने वाले हैं मार्क्सवाद को लेकर। और मार्क्सवाद को लेकर के मैं ज्यादा चर्चा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि रामशरण शर्मा जो है मार्क्सवादी इतिहास लेखक। मार्क्सवादी इतिहास लेखन होता क्या है? मार्क्स ने यह बताया है, मार्क्स को आप पढ़ेंगे, मार्क्स को आपने पढ़ा होगा। मार्क्स ये कहते हैं कि पूंजीपतियों ने, सरल भाषा में समझिए, पूंजीपतियों ने हमेशा से ही किनका शोषण किया है? गरीबों का शोषण किया है। पूंजीपतियों को कहते हैं बुर्जुआ और गरीब या मजदूर वर्ग को लोग कहते हैं सर्वहारा। तो बुर्जुआ लोगों ने सर्वहारा का हमेशा से शोषण किया है, यह बताता है। सिंपल से समझिए, ज्यादा डीप इसमें जाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा डीप जाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मार्क्सवादी जो इतिहास लेखन है वो समाज पर, अर्थव्यवस्था पर और वर्ग संघर्ष के उत्पादन पर क्या देता है? विशेष जोर देता है। बाकियों पे यह जोर नहीं देता, इसीलिए आपको इसमें कला और संस्कृति कम मिलेगा। कला और संस्कृति का सीमित कवरेज आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा कला और संस्कृति। साथ ही साथ आप में इसमें एक और कमियां मिलेगी, बाकी वर्ग जो है, नारी वर्ग, बाकी नारी, किसान, मजदूर, जनता, आम जनता के इतिहास पर इन्होंने जोर नहीं दिया। राजनीतिक इतिहास यहाँ पे कम आपको दिखाई देने को मिलेगा। राजनीतिक इतिहास कम दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है। ये कमियां इसमें होती है, एक ही कमियां को हम चर्चा करेंगे। आपको मैंने सबसे पहले बताया, ये याद रखना है कि रामशरण शर्मा जो है किसके इतिहासकार हैं? मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। तो ये कमियां भी रामशरण शर्मा जी की पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगी। एक एक पे चर्चा करते हैं अच्छे से। यह जो इतिहास है, महत्व कैसे कैसे, रामशरण शर्मा जी की पुस्तक कितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो इतिहास को केवल याद नहीं कराती बल्कि समझना सिखाती है। बेसिक स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए रामशरण शर्मा बेस्ट है। घटनाओं के पीछे कारण, क्यों, वाई, क्यों को क्या करती है? स्पष्ट करती है। आपको कारण स्पष्ट हो जाते हैं जब आप रामशरण शर्मा पढ़ते। समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति के विकास को आपस में जोड़ करके समझाती है कि अर्थव्यवस्था में ये परिवर्तन हुआ तो समाज बने। इनको लिंक करने में क्या है? सहायक है, जोड़ करके समझाने में सहायक है। ऐसा नहीं है कि कला और संस्कृति पे भी जोड़ देती है, नहीं, लिंक करने में क्यों सहायक है। परीक्षा के लिए तथ्यात्मक नहीं, तथ्य इसमें बिल्कुल भी नहीं है ज्यादा, बल्कि विश्लेषणात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने में क्या है? अत्यंत उपयोगी है, केवल सहायक है। यहां से सीधे सीधे स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में सीधे क्वेश्चन नहीं बनते, सहायक है। ये पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए? तो कह सकते हैं कि जो पुस्तक है प्रमाणिक स्रोतों पर क्या है? आधारित है। पुरातात्विक साक्ष्य आपको मिलेगा, अभिलेख, सिक्के, साहित्यिक स्रोत, इनका जो है विस्तृत विश्लेषण करके ये पुस्तक लिखी गई है, तो इसको पढ़ना चाहिए एक बार। अब हम देखते हैं कि पीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, और जितने भी राज्य के पीसीएस उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है पुस्तक, उनको हम देखते हैं। पीएससी में प्राचीन भारत से नियमित रूप से क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। किन किन पर? सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य, गुप्त और बौद्ध, जैन धर्म जैसे विषय पर क्या है? बार बार प्रश्न आते हैं। उत्तर लेखन में, इन प्रश्नों के उत्तर लेखन में कारण, प्रभाव एवं विश्लेषण प्रस्तुत करने की क्षमता क्या करता है? विकसित करता है। यह कह सकते हैं कि पीसीएस वालों के लिए क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यूपीएससी को लेकर के अब समझ लेते हैं कि क्या है। तो यूपीएससी को लेकर के देखते हैं यूपीएससी के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट आधारित एमसीक्यू हल करने में क्या है? सहायक है। बार बार बोल रहा हूं, केवल सहायक है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में।
डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते, प्री के भी नहीं बनते। जीएस पेपर फर्स्ट, जिसमें क्या है, इतिहास होता है। जीएस पेपर फर्स्ट को मजबूत करने का आधार, नींव को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है रामचंद्र शर्मा। हिस्ट्री ऑप्शनल के विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य पुस्तकों में से मानी जाती है। हिस्ट्री ऑप्शनल जो लेते हैं, इतिहास ऑप्शनल जो लेते हैं यूपीएससी में, उनके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि बेस जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, न्यू जब तक आपकी मजबूत नहीं होगी, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, विश्लेषण करने की क्षमता तक पहुंच नहीं सकते। तो समझ के विकास के लिए अनिवार्य पुस्तकों में गिनी जा सकती है रामचंद्र शर्मा। अब देखते हैं कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो मैंने बताया कि मार्क्सवादी इतिहास लेखक है रामचंद्र शर्मा जी। तो वे क्या करते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास पर विशेष बल देते हैं। तो सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास का आपको अच्छा खासा नॉलेज जो है मिल जाता है जब आप क्या करते हैं, रामचंद्र शर्मा को पढ़ते हैं। केवल क्या हुआ नहीं बताता, यह पुस्तक क्यों हुआ भी बताता है। क्यों हुआ, इस कारण को स्पष्ट करता है, इसका उत्तर देने के लिए क्या है, सक्षम है। प्रमुख कमियां इस पुस्तक की हम देखें तो परीक्षा उन्मुख पुस्तक नहीं है। मतलब परीक्षा को लेकर के यह पुस्तक बनाई नहीं गई, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या क्या है इसमें, ये पुस्तक जो है शोध परक है, पीवाईक्यू एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार से व्यवस्थित नहीं किया गया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण तथ्य अलग से हाईलाइट भी नहीं किए गए, ये कमी है। कला एवं संस्कृति का सीमित कवरेज यहाँ पे देखने को मिलता है, एक बड़ी कमियां है। मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य एवं संगीत का विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में बिल्कुल भी नहीं, कम है, बहुत कम। कला और संस्कृति का तो बहुत ज्यादा कम है। यूपीएससी एवं पीसीएस में आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति के भाग के लिए अतिरिक्त शोध की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम है। तो इसलिए आप थोड़ा सा लिंक करने में भी परेशानी होती है, कला और संस्कृति लिंक भी नहीं कर पाओगे आप। सामाजिक आर्थिक इतिहास पर जोर, मैंने सबसे पहले ही कहा था कि सामाजिक आर्थिक इतिहास पर ज्यादा जोर दिया गया है। लेखक का मुख्य फोकस जो है समाज, अर्थव्यवस्था, कृषि एवं उत्पादन संबंधों को लेकर के है। कई विद्यार्थियों को राजवंशों, युद्धों एवं कालक्रम का विवरण अपेक्षाकृत कम लगता है। मैंने बताया कि यह जो इतिहास है रामचंद्र शर्मा जी का, उसने किस पर जोर दिया है, समाज, अर्थव्यवस्था, कृषि एवं उत्पादन के संबंधों पर जोर दिया है। तो राजनीतिक इतिहास की कमी है यहाँ, राजनीतिक इतिहास नहीं है। तो इसलिए जब राजा महाराजा का इतिहास पर उन्होंने जोर नहीं दिया तो क्या होगा, राजवंशों पे कम जोर देंगे। राजवंश जो राजा ही युद्ध करते थे, युद्धों पे कम जोर होगा, और उनके कालक्रम के बारे में भी बहुत कम जोर होगा। ये स्वाभाविक है, और यही जो कमी रामचंद्र शर्मा की पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी। कुछ सामग्री अपेक्षाकृत क्या है, बहुत पुरानी है। पुस्तक बहुत पहले लिखा गया था। पुस्तक का मूल लेखन कई दशकों पहले हुआ था, बहुत समय में हुआ था। बाद की पुरातात्विक खोजें, वैज्ञानिक एडिटिंग तथा नवीन शोध स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल नहीं है। नए नए जो खोज हुए हैं वो इस पुस्तक में शामिल नहीं है, बहुत पहले लिखा गया था, और नवीन खोजें जो हैं इस पुस्तक में शामिल नहीं है। ठीक है। कुछ विषयों का संक्षिप्त विवरण इसमें देखने को मिलता है आपको रामचंद्र शर्मा जी की पुस्तकों में। दक्षिण भारत का कम जिक्र मिलता है, संगम साहित्य का कम जिक्र मिलता है, उत्तर पूर्व के भारत का अपेक्षाकृत कम विस्तार देखने को मिला है। कुछ राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त स्रोतों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप पढ़ रहे हैं बीपीएससी का उदाहरण देता हूं। बीपीएससी में आप देखते हैं कि पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र को आप देख पाते हैं किसमें, भारत के इतिहास में, और साथ ही साथ क्षेत्रीय इतिहास बीपीएससी के इतिहास में, दोनों में आप देख पाते हैं। तो लिंक करने में थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए पीएससी परीक्षाओं के लिए अन्य अतिरिक्त स्रोतों की आवश्यकता पड़ सकती है, जो कि स्वाभाविक है। मानचित्र एवं चित्रों की कमी, दृश्य सामग्री बहुत सीमित है। देखे होंगे आप लोग रामचंद्र शर्मा। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मानचित्रों के साथ में अध्ययन करना क्या होता है, ज्यादा उपयोगी होता है, और चित्र वहां पे नहीं, ये एक बड़ी कमी है। भाषा शैली की हम बातें करें तो भाषा को नए जो विद्यार्थी हैं उनको एकेडमिक एवं विश्लेषणात्मक लग सकते हैं, भाषा क्लिष्ट लगेंगी, थोड़ी सी एकेडमिक लगेंगी। पहली बार जो पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ने वाले हैं,
वो क्या करें, शिक्षक के मार्गदर्शन में क्या करें, पढ़ाई करें, तो ज्यादा क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो हम लोग आपको मार्गदर्शन दे ही रहे हैं भाई, इसीलिए ही आए हैं। ठीक, कालक्रम याद कराने पे कम जोर दिया गया। घटनाओं का विश्लेषण उत्कृष्ट है, परंतु क्या है, तिथियां, वंशक्रम एवं त्वरित पुनरावृत्ति के साथ अलग से क्या करने पड़ते हैं, नोट्स बनाने पड़ते हैं। रामचरण शर्मा में आपको यह देखने को मिलेगा कि जैसे 1774 है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1778, यहाँ पे लिखा 1779, तो यहाँ पे 1779 पहले है, फिर 1774 लिख देंगे, फिर 1778 लिख देंगे। तो इस तरीके से क्या है, सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, ये एक कमी है। एमसीक्यू तैयार करने में अकेली पर्याप्त नहीं है, ये भी एक कमी है। पीएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स के तथ्यात्मक प्रश्नों के लिए एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एवं अन्य स्रोतों के साथ अध्ययन भी क्या है, परम आवश्यक है। जोड़ के पढ़ना होगा, बाकी पुस्तकों को भी पढ़ना होगा, एक पुस्तक पर्याप्त नहीं, इतना आप लोग समझ लीजिए। इतिहास लेखन की मैं बातें करूं, मैंने सबसे पहले किया ही था। रामचरण शर्मा का दृष्टिकोण सामाजिक आर्थिक इतिहास एवं मार्क्सवादी इतिहास लेखन से क्या है, प्रभावित है। संतुलित समझ विकसित करने के लिए अन्य इतिहासकारों के दृष्टिकोण भी पढ़ने चाहिए, बाकी पुस्तकों को भी आपको पढ़ना चाहिए। केवल रामचरण शर्मा जो है पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सी पुस्तकें भी आपको क्या करनी होंगी, पढ़नी। इस पुस्तक की सबसे बड़ी ताकत क्या है, यह भी समझ लीजिए कि प्राचीन भारत की जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना को कारण और परिणाम के आधार पर स्पष्ट और तार्किक ढंग से समझाने में यह पुस्तक मदद करती है। ये इसका क्या है, सबसे बड़ी ताकत है इस पुस्तक। अन्य पुस्तकों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इनकी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। उपेंद्र सिंह, प्राचीन भारत का इतिहास, ये जो है बेस्ट माना जाता है, अधिकतर एस्पिरेंट्स इसी को पढ़ते हैं। रोमिला थापर की है एरली इंडिया। डी.एन. झा की किताब है एसेंट इंडिया, प्राचीन भारत का। ए बॉसम की किताब है द वंडर दैट वाज इंडिया, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब इन कमियों को हम दूर कैसे करेंगे, उनको मैं बता देता हूं कि हम जब इनका विश्लेषण करेंगे तो इनकी कमियों को हम कैसे कैसे दूर करेंगे। तो सबसे पहली कमी मैंने बताई थी कि इसमें मानचित्र नहीं है, तो मानचित्र लगा दूंगा भाई। ठीक, साथ ही साथ एक और बातें कि भाषा जो है एकेडमिक है, क्लिष्ट है, तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को भाषा सरल करके दे दूंगा। साथ ही साथ मेरी ये भी कोशिश रहेगी, हम ये कोशिश करेंगे कि नोट्स जो है आपको यहाँ पे समझा करके, ये जो मैं समझाऊंगा जब, तो आपको पीपीटी रोज यहाँ की पीपीटी रोज आपको मिल जाएंगी, मैं दे दूंगा। तो कल से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।